जाओ, फिर आपको कोई भी थोड़ा सा भी अगर आप अपने ट्रैक से इधर उधर हटोगे तो आपको कनेक्ट मिल जाएगा, तो फिर आप ऑटोमेटिकली चीजों को समझ पाओगे। लेकिन अभी अगर आप सोचोगे कि भाई हाँ मैं अपने अकॉर्डिंग कर लूंगा, तो मेरा पॉइंट एक ही है बेटा कि परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे। और इसी वजह से कह रहा हूं कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि भाई चीजें अच्छी करनी है तो आपको जो सिस्टम बता रहा हूं एक बार उसको प्रॉपर फॉलो करते हुए चलो, फिर उसके बाद कंफर्टेबल हो जाओ, तो फिर आराम से किसी भी चीज से आप आराम से कर सकते हो, लड़ सकते हो, समझ सकते हो, तो चीजों को अच्छे से डील कर पाओगे। होता नहीं बेटा कि भाई अगर कोई इंडस्ट्री में कभी भी आप आगे फ्यूचर में जॉब के लिए जाओगे तो वहां ट्रेनिंग क्यों दी जाती है बताओ? ताकि आप पहले सिस्टम को समझो, और सिस्टम को जब आप समझते हो तो बेटा वहां पर आप ट्रेनिंग अपने अकॉर्डिंग लेते हो कि जो सिस्टम कह रहा है या जो कंपनी कह रही है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बताओ भाई, कंपनी के नॉर्म्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने को चलना पड़ेगा ना, कि भाई एक अगर कोई भी आपको प्लांट पे कहीं पर भी आपको कोई भी चीज का इंस्टॉलेशन करना है तो वो जो रूल होंगे उस रूल को ध्यान में रखते हुए करना होगा। आप अपने रूल तो बनाओगे नहीं, समझे कि नहीं समझे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि थोड़ा सा जो यहां पर मैं अपने रूल नहीं बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक जैसा कह रहा है उस तरीके से उस चीज को समझ के कंप्लीटली आप आगे मूव करो। हाँ, कंफर्टेबल हो जाओ, कल के दिन आपको पूरा सिस्टम पूरा उस पॉइंट में कॉन्फिडेंस कंप्लीटली आ जाए तो फिर आपको क्वेश्चन में कहां गलतियां हो रही ये भी पता चल जाएगा। अभी तो आपके साथ में ये भी हो रहा होगा कि अगर आप क्वेश्चन करो तो आपके अकॉर्डिंग वो सही जा रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो गलत हो रहा है। तो क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि आप उस सिस्टम में अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, तो 100% गलत होगा। इसे मैं कहना चाह रहा हूं कि ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। अंडरस्टूड एवरीवन? ताकि थोड़ा सा जो आपको बताया उसी अकॉर्डिंग आप मूव करिए। तो लास्ट हमने क्या डिस्कशन किया था, थोड़ा सा बताएंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो सबको समझ में आ गया था? सेम उसी तरीके से, बस मैं लास्ट इनिशिएट करके पॉइंट लिख के चल जा रहा हूं। इसी में आपका आता है बेटा हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, तो बेटा हीट ऑफ कंबशन होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले जा रहे हो बेटा, तो इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही उसको मिलेगा तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास हमारा वो कंबशन होने के बाद जो प्रोडक्ट देगा CO2 प्लस H2O प्लस इस केसेस में डेल्टा H जो होता है वो रिलीज होती है। अब हम बात करना चाह रहे हैं बेटा कि जैसे हमने वहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर किया, तो थोड़ा सा कंपैरिजन यहां पर आता है। तो सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं ताकि आपको कनेक्टिविटी में कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये ए कंपाउंड है सपोज करिए, और हमारे पास ये बी है। तो ध्यान रखना इसमें कंबशन इसका भी हो रहा है और इसका भी हो रहा है। अब बनने वाले शायद प्रोडक्ट भी सेम बनेंगे, ये ध्यान दो। क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक है, यहां पर भी वो जो प्रोडक्ट बनना है बेटा वो सेम बनना है, लेकिन यहां डेल्टा H ऑफ A आएगा, यहां डेल्टा H ऑफ B आएगा। सही है? अब ध्यान देना बेटा, हम उसी ग्राफ में आ जाते हैं जो ग्राफ मैंने वहां पर जैसे डिस्कशन किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व जरूर करिएगा। रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बेसिस पे ग्राफ था और पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे ग्राफ था। तो मैं उसको शॉर्टली बताना चाह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने चीजें डिस्कस की हुई है। तो पॉइंट हमारे पास स्टेबल कौन है, बी की ए? बी, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम। ए की स्टेबिलिटी कम मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। यस और नो? तो बेटा यहां प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। देखो आप फाइनल प्रोडक्ट तो दोनों में CO2 H2 ही बनेगा, और अगर आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। सही है कि नहीं? तो बनने वाले CO2 और H2 मोल भी सेम। अरे समझे? तो अब बात आ रही बेटा, इसका मतलब प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है। तो लेकिन अब क्या होगा बेटा, ये यहां से आपका जब आएगा इस तरीके से आएगा, और बी यहां से आएगा तो इस तरीके से आएगा। अब बेटा ऑब्जर्व करिए, अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि यहां से अगर मैं मूव करूं इस तरीके से,
ये जो होगा वो डेल्टा एच ऑफ बी होगा, डेल्टा एच ऑफ बी, सही है। और अगर मैं यहां से मूव करूं बेटा, ये डेल्टा एच ऑफ हमारे पास ए होगा। अब कौन ज्यादा है बताएं, मॉड ऑफ डेल्टा एच ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ डेल्टा एच ऑफ बी। होना तो दोनों के लिए नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यस और नो। तो यही मेरा हीट ऑफ कंबशन है बेटा। तो ये जो हीट ऑफ कंबशन यहां से आया बेटा, उसके बेसिस पर ऑर्डर मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं कंबशन रिएक्शन होगी तो सबके लिए नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, समझ पाए बात को। लेकिन ज्यादा जहां रिलीज होगा बेटा तो वहां पर ऑब्वियस है कि हमारे पास हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी, हम ये कह सकते हैं। तो अब ए में ज्यादा रिलीज हो रहा है, इसलिए मैंने वहां पर मॉड भी लगा रखा पाओ अच्छे से। तो ये बेटा कंडीशन आपको प्रॉपर्ली बता रही है कि हीट ऑफ कंबशन ए का ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो यही कह सकता हूं कि बेटा हीट ऑफ कंबशन, आप जनरल कंडीशन बना लो, हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बोलिए जल्दी से, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। गॉट इट एवरीवन? मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बेटा हमारे पास पर वो कम हीट ऑफ कंबशन प्रोड्यूस करेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो ये थोड़ा सा बेटा पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा ताकि आपको कंप्लीट कनेक्टिविटी मिले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन? समझे? मतलब हाँ, यहां से डिसाइड होगा बेटा ए और बी में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ए की या बी की? बी की ना। अब बी की स्टेबिलिटी ज्यादा की पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, तो मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया बेटा आपके सामने। मैं देखो, मैं डायरेक्टली किसी को जो कर रहा हूं उसके पीछे आपको रीजन दे रहा हूं, तो आप उस रीजन को लिखिए कि भाई जो स्टेबल ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। तो ए और बी में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ऑब्वियस है कि बी की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कम क्यों होगी, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हुआ बेटा सबको? हाँ बेटा समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके, तो ये बात सबको कनेक्ट हुई। तो हीट ऑफ कंबशन भी पैरेलली सेम कॉन्सेप्ट अगर आप समझ पा रहे हो तो हमारे पास उस केसेस में जहां पर हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को रिलेट किया था, बेसिक चीजें सेम ही रहेंगी। इससे मैंने आपको ये कंडीशन भी सेम लिखी है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए इतनी बात? ठीक, अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, अब थोड़ा सा इनके एप्लीकेशन के पार्ट में आ जाता हूं। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बाद ये जो पार्ट है पूरा, इसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं बेटा, हमारे पास रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का जो रिवर्स पार्ट है उस पर आ जाता हूं, ठीक है ना? देखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से होगा मैं पहले ये आपको बता देता हूं, फिर हम मूव करेंगे। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स मतलब अपोजिट, एक टाइप से ये कह सकते हैं कि अपोजिट हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर चल रहा है। क्या होता है बच्चों कि जनरली हमारे पास, मैं आपको बता देता हूं, CF3, CCl3, CBr3, CI3। सबसे पहले ये ध्यान दो, हेलोजन में ही वो दिखने वाला है, हेलोजन में ही वो रिवर्स दिखने वाला है। जहां पर हाइड्रोजन थे उसकी जगह पर रिप्लेस करके हमने हेलोजन लगा दिया। उस हेलोजन में भी अगर मैं बात करूं बेटा, केवल और केवल CCl3 यानी ऐसा होगा जो दिखाएगा, बाकी इनमें से कोई भी नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहले चीजों को बहुत परफेक्टली क्लियर करते हुए चलिएगा ताकि कोई पॉइंट पे दिक्कत ना आए बेटा। आई रिपीट कि बेटा हमारे पास रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन
अब उस रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। तो हमने क्या बात कही थी कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो पहला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके बेसिस पे बेटा उस कार्बन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन हो। क्लियर हो रहा है सबको? और कार्बोकैटायन जिस पर्टिकुलर कार्बन पे उससे अटैच पहला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, उसमें मिनिमम एक हाइड्रोजन हो। हाँ कि ना? याद आ रहा है? क्लियर हो रही चीजें एवरीवन? ठीक है। तीसरा पॉइंट बेटा, फ्री रेडिकल हो जिस कार्बन पे उससे पहला कार्बन जो अटैच हो बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइज दिखाए और उस पे एक हाइड्रोजन हमें मिले। बोलो ये कंडीशन थी कि नहीं थी? याद आ रहा है? तो बेटा वो हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट थी, वहां से आपने हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करी थी। तो अब मैं कह रहा हूं कि वो कंडीशन अगर आपको क्लियर है तो यहां रिवर्स की बात होगी। अब रिवर्स में सबसे पहले एक चीज बता दूं कि यहां पर हमें रिवर्स होने के लिए हाइड्रोजन की जगह पर हैलोजन लेना है, पहला कंडीशन। तो मैंने इसलिए सभी हैलोजन लिख दिए। जो sp3 कार्बन है बेटा वहां पर हैलोजन होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस हैलोजन में भी केवल और केवल जहां Cl होगा वो ही आपका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। मैं बाकी के रीजन भी बता देता हूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए, लेकिन रिवर्स में केवल CCl3 यानी जहां Cl होगा वही हमें फॉलो करेगा। गॉट इट एवरीवन? अब इसको समझ लो कि बेटा ऐसा केवल Cl के केसेस में ही क्यों हुआ, तो मैं आपको समझा देता हूं। बेटा इस केसेस में क्या होता है कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 2p ओवरलैपिंग होती है। एंड 2p ओवरलैपिंग बेटा इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग। अब जब स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग है बेटा तो बॉन्ड टूटना इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा। और डिफिकल्ट है तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास वहां पर बॉन्ड ही नहीं टूट पाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में वो चाहे रिवर्स है चाहे मेन हाइपर कॉन्जुगेशन वहां करना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए वो नहीं पाता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि बॉन्ड टूटना मत से याद करो, हाइपर कॉन्जुगेशन का वो स्ट्रक्चर याद आ जाए या हाइपर कॉन्जुगेटिव वो स्ट्रक्चर याद आ जाए क्योंकि इस तरीके से बन रहा है। याद है किस तरीके से बन रहा था? जो हाइड्रोजन था अल्फा हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था कार्बन को और फिर उसके बेसिस पर आगे बॉन्ड ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जा रहा था। सही है? समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब बेटा यहां पर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है तो रिवर्स होगा कैसे? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। क्यों? क्योंकि वो 2p ओवरलैपिंग दिखा रहा है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। दूसरी बात, यहां तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसकी बात करता हूं यहां क्यों नहीं हो रहा, तो कार्बन और Br और यहां पर भी कार्बन और I, इनके बीच में बेटा जो बॉन्ड की लेंथ है वो बहुत बड़ी हो जाती है। बॉन्ड लेंथ बड़ी क्योंकि ओवरलैपिंग अगर आप देखो बेटा यहां पर 2p यहां पर 2p 3p यहां पर 2p 4p 2p 5p, तो जैसे जैसे बेटा वो आपका ऑर्बिटल बड़ा होते गया तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होते गई। अब बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी बेटा तो ये जो बॉन्ड पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है इसको उस पर्टिकुलर आयोडीन है या ब्रोमीन है उसको खींचना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? उसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही सबको? अरे समझे? तो अगर बेटा ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है चाहे आयोडीन है या Br, तो ये क्या है बेटा, इसके न्यूक्लियस से बहुत दूर पे है और जितना दूर होगा बेटा उतना इसको ये खींचना या अट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होगा। और अगर अट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, जब तक वो खींचेगा नहीं तब तक क्या होगा बेटा, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। अब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रिएक्शन होना या उस हाइपर कॉन्जुगेशन का होना पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में बॉन्ड का टूटना मस्ट था। यस। अब ये बात आई बेटा, देखो मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई आपको एक चीज क्लियरली बताई कि हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई इनिशिएशन नहीं चाहिए था। क्या मैंने कोई इनिशिएशन डाला था हाइपर कॉन्जुगेशन में? इनिशिएशन का मतलब कोई बॉन्ड तोड़ने के लिए कोई कंडीशन डाली थी? बोलो जल्दी कि ना। अगर मैंने कोई इनिशिएशन के लिए कोई कंडीशन नहीं ऐड की है बेटा, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन बिना इनिशिएशन के हो रहा है। यस और नो? तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा यहां पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो खींच नहीं पाता है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई इनिशिएशन डालूंगा तो हो जाएगा, बट मुझे इनिशिएशन डाल के तो ये हो जाएगा रिएक्शन चल जाएगी ना, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है।
तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि ध्यान रखिएगा कि नहीं होने के पीछे रीजन है, उस रीजन को बहुत अच्छे से हम संभाल के चले। तो अगर मैं इसमें कोई इनिशिएशन डालूं बेटा तो ये रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी है। तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है, टूटना डिफिकल्ट है, टूटना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टूट के बाहर कहीं चले जाएगा ना जो इनिशिएशन कर रहा है। लेकिन यहां इनिशिएशन के बिना बॉन्ड को तोड़ना मस्त था हाइपर कॉन्जुगेशन में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए देखो देखो दोनों चीजें आपको ऑब्वियस है कि संभाल के चलनी पड़ेंगी, नहीं तो आपके लिए वो दिक्कत करेगा। क्या मेरी बात समझ पाए सब? So it is very very important कि how to involve the hyperconjugation or the reverse hyperconjugation. It is basically based on the actually the bond strength. ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, वो बॉन्ड टूट पा रहा है कि नहीं टूट पा रहा है। साथ में बॉन्ड टूटने के साथ साथ बेटा अगर रिवर्स की बात हो रही है कि बेटा जो ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। अगर वो खींच पा रहा है तो ऑब्वियस इजीली खींच पाएगा, तो हमारे पास वो इनिशिएट कर सकता है। लेकिन ये इजीली खींच ही नहीं पाएंगे क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, तो खींचना डिफिकल्ट है। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, अगर मैं इसी में इनिशिएशन डालूं बेटा तो ये रिएक्शन हो सकती है, इजीली हो जाए, समझे? लेकिन दो अलग अलग रीजन है बेटा, तो दोनों को कॉकटेल मत करिएगा प्लीज एवरीवन। क्या मेरी बात सब लोग समझ पाए? पक्का? ठीक, आगे चलते हैं बेटा। इससे कंप्लीटली पता चला कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन CCl3 दिखाएगा, जिसके लिए वो सभी रिक्वायरमेंट यहां पर फुलफिल हो रही है। और इसके पीछे एक रीजन और भी मैं आपको बता दूं बेटा, वो रीजन ये है कि भाई यहां पर बॉन्ड तो एक तो स्ट्रांग बना है, तो यहां पर बॉन्ड थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में वीक बना है, तो लेकिन साथ में Cl पे जब नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा वो तो ज्यादा स्टेबल भी होता है। Cl पे नेगेटिव चार्ज जब आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? ये तो अपने को याद होना चाहिए बेटा, ये टेक्निकल रीजन तो अपने को पता है। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा। अब हम उस कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। दूसरे एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि यहां पर इंटरमीडिएट में ये कंडीशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको कनेक्ट कर जाए। लेकिन पहले यहां पर हमारे पास जो बात आएगी वो केवल क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात चलेगी, और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात चली बेटा तो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये डबल बॉन्ड के साथ इधर जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसमें अब 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। तो अब मेरी कनेक्टिविटी समझ में आ रही सबको? यस और नो? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पर क्या रख दिया? क्लोरीन रख दिया, और दिखाने वाला केवल क्लोरीन है। और क्यों दिखाता है ये आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। डन? तो ध्यान दो बेटा, अब क्या होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो ये पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएगा बेटा। ये Cl, इधर Cl पे नेगेटिव चार्ज, और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, और इधर आ जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज। एनी डाउट? इधर Cl है। अगर जब Cl कर सकता है ऐसा, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे बेटा तो किस इस तरीके से बनेगा। Cl नेगेटिव, Cl Cl, और साथ में बेटा हमारे पास यहां डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। एनी डाउट? अब बेटा इसके बेसिस पे वो तीसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इस Cl से भी बना सकता है। तो कैसा बनेगा बेटा हमारे पास? Cl, इधर Cl नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 2 3 जो आपको दिख रहे हैं आपके सामने है, बनेंगे उतने ही 3, क्योंकि 3 Cl है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए ना मेरी बात को? समझ पाए? तो वो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपके सामने रखे हैं बेटा, लेकिन रिवर्स हो रहा है, अपोजिट जा रहे हैं। इससे पहले क्या हो रहा था, जो मेन था अगर मैं बात करूं तो वहां पर बॉन्ड नीचे को टूट रहा था, ये बॉन्ड इधर को टूट रहा था। याद है? यस और नो? तो उस बेसिस पे हमने इसको क्या नाम दे दिया? रिवर्स। और कभी कभी इसको लिखा जाता है -H भी, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने इससे पहले पढ़ा था उसको पॉजिटिव, इसी वजह से, बस यही रीजन है। रिवर्स को नेगेटिव बोल देते हैं और जो मेन चल रहा है उसको पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। समझे? कनेक्ट हुई बेटा मेरी बात सबको? पक्का?
गुड। तो अब बेटा इसके बेसिस पे देखो, ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। अगर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, ये आपके सामने कंप्लीटली बताया है बेटा, तो अब आप ध्यान दे सकते हो कि केवल ये इसी केसेस में होने वाला है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था बेटा कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया Cl पे ज्यादा स्टेबल होगा कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे? भाई मैं ही कहूंगा Cl पे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए Cl दिखा भी रहा है, इसलिए Cl आपका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो भी कर रहा है। व्हाट इट एवरीवन, बोलो यस और नो? गुड। अब छोटा सा एक कंडीशन आपके लिए लेके आया हूं, थोड़ा सा इसी के बेसिस पे समझिएगा। क्वेश्चन पूछू बेटा, CCl3 CH3, पहले तो ये क्लियर करो बेटा कि किसमें किस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। पहले तो ये ध्यान दो, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा? दोनों में? पहले तो ये देखना है दोनों में होगा बेटा। फटा सब लोगों को बोलना है, मतलब ऐसा लगता है 2-4 लोग पढ़ने के लिए बेटा, बाकी केवल हमें कथा सुननी है बेटा। अब वैसे राम कथा ज्यादा सुनाई जाएगी, ये बात सबको पता है, लेकिन केवल हमें राम कथा पे ध्यान नहीं देना, हमें अपने काम पे भी ध्यान देना है। शायद मोदी जी ने यही बोला कि हमें अपने काम पे भी ज्यादा ध्यान देना है अब तो, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है। तो वो थोड़ा आप लोग भी ध्यान दोगे तो बेटा सब पे वो लागू होता है, केवल मोदी जी पे लागू होता है ऐसा थोड़ा है बेटा। सही है कि नहीं है? ठीक है ना। इतनी तो बार आपको सर भी बोल चुके हैं कि बेटा आपको आपके इस देश के भविष्य को बनाने में आपका भी रोल होना चाहिए। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस पर काम करो। ठीक है ना। तो फिर बेटा यहां आंसर देना है तो 2-4 लोगों ने केवल वो ठेका ले रखा है, ऐसा नहीं है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबको रिप्लाई देना है और सबको समझ में आना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं, बार बार यही कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो जो दिमाग यहां रखेगा, इस पे कंसंट्रेट करेगा, उसको रिप्लाई भी आएगा, उसको समझ में भी आएगा, उसकी सब चीजें क्लियर भी होंगी। ठीक है। तो अब बात यह, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये दोनों के हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे? अगर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे तो कौन सा किस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है ये बता सकते हो? चलो, फर्स्ट वाला कैसा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। सेकंड वाला जो मेन दिखाता था, जिसे हम +H भी कह सकते हैं। सही है। अब अगर मुझे बेटा मेन हाइपर कॉन्जुगेशन को बेसिस पे चलना है तो मैंने इसको बोला था कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे, जिसके बेसिस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बन जाता है। ये बताया है? अगर ये क्लियर किया बेटा तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक टाइप से यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारे पास हाइपर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नेचर शो करेगा। लेकिन यहीं पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन रिवर्स हो रहा है उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे, बाहर जा रहे। बोलो यस और नो? तो क्या इस बेसिस रिंग पे पॉजिटिव, रिंग पे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ पाएंगे? आ पाएंगे? वो दिमाग हमें क्यों लगाना है? आप लगाओ सर, वो हमारा काम तोड़ना है। आएंगे? आएंगे? मेटा पे आएंगे। कैसे आएंगे बेटा? कैसे आएंगे? थोड़ा सा बता सकता है मुझे? कैसे आएगा बेटा? तुझे हाइपर कॉन्जुगेशन रिवर्स दिख रहा है? दिख रहा है? पक्का दिख रहा है? अगर पक्का दिख रहा है तो वहां क्या किया था हमने पहले वाली स्लाइड में? अगर मैं बात करूं तो क्या किया था? क्या किया है? दिख रहा है? किस साइड को तोड़ा है? अरे वो मुझे भी दिख रहा है बेटा। कैसे आप कैसा लॉजिक लगाते हो यार? जो डिफरेंस दिखेगा, बॉन्ड तो हमने पहले वाले मेजर जो मेन हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस दिखाया था वहां पे भी तोड़ा था ना, तो यही कहेगा सर बॉन्ड तोड़ा है।
वहां यहां में कुछ डिफरेंस तो दिख रहा होगा आपको, क्या डिफरेंस नहीं दिखता क्या? चश्मे का नंबर ठीक है ना? ओके, तो वो डिफरेंस देखना है बेटा, डिफरेंस, ताकि दोनों को हम एक को रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, समझा कि नहीं समझा? तो क्यों, क्या डिफरेंस दिख रहा है वहां और यहां में? हाँ, और वहां पर किस पे? यस, ये डिफरेंस है, यही पकड़ना है। अब अगर ये समझ गया तो बेटा यहां क्या होगा, इस केसेस में क्या होगा, बॉन्ड कहां टूटेगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर क्लोरीन पे नेगेटिव जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, सही है? तो पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चार्ज क्या जाएगा बेटा? क्यों? क्योंकि देखो ये कंडीशन ऐसी आ गई, पहला पॉजिटिव चार्ज, जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है? सही है? तो दिमाग लगाना पड़ता है बेटा। जब फिर से ये कह रहा हूं कि बेटा आप क्या करते हो पता है, अपने दिमाग का यूज करना ही नहीं चाहते हो, सब हम काहे यूज करें, घिस जाएगा, नया कौन दे देगा? जितना घिसोगे बेटा उतना ही अच्छे से काम करेगा। तो गाड़ी लाके बेटा घर पर रख देते हो, क्या वो आपके अच्छे से काम करेगी? नहीं ना। रोड पे चलाओगे तो उसका आपको पता चलेगा उसका फीडबैक कैसा है, सही है कि नहीं है? कि भाई हाँ वो इफिशिएंसी कितना दे रहा है, ठीक है ना? कि उसमें जो कंपनी ने जो क्लेम किया था, क्या वो कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तभी पता चलेगा ना। अब ये करोगे ना बेटा, तो दिमाग चलाओगे तो चीजें बहुत इजीली कनेक्ट होते चलेंगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हम दिमाग को चलाना नहीं चाहेंगे बेटा, तो फिर तो चीजें कभी समझ में नहीं आने वाली। इसे बोल रहा हूं कि फिर क्या है बेटा, फिर एक ही चीज दिखती है कि भाई अपने को बचने के लिए रास्ता ढूंढना है, कि अपने को समझ में नहीं आ रहा है, और वो हम बहुत इजीली कह पाते हैं क्योंकि अपने को पता है कि भाई अपने को नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने पाले से बॉल को उठा के दूसरे के पाले में डाल देना बेटा, अपनी रिस्पांसिबिलिटी खत्म। लेकिन ध्यान दो बेटा, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, इससे केवल और केवल नुकसान आपका हो रहा है, क्योंकि आप ट्राई नहीं कर रहे हो। तो आप कहीं पर भी अपने जोन में रह के ही काम करना चाह रहे हो, तो ट्राई किसी भी बेस पे नहीं करोगे, और फिर वो दिक्कतें ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। और जब फिर फाइनल एग्जाम आता है ना, तब इस समय समझ में आता है कि भाई हाँ यार सच में अपने से ट्राई कर लिया होता, अपना दिमाग यूज अपना कर रहा होता, किसी के बेसिस पे नहीं चला होता, तो चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाती। इसे मैं कहना चाह रहा हूं, दिमाग का यूज करो, जितना घिसोगे उतना आपको मजा आएगा। कोई कुछ ऐसी चीज है ही नहीं कि बेटा आपके दिमाग में सेट नहीं हो सकती, और कुछ ऐसा है ही नहीं कि बेटा जहां पर आपको कोई चीज परेशान करेंगी। क्यों? क्योंकि ये चीजें हैं ही सिंपल बेटा यार। आप देख रहे होगे कि लॉजिक कहीं कहीं पर जहां पर स्पेशल केस आ रहा है तो वहां पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बाकी मैक्सिमम चीजें सिंपल वे में चल रही हैं, अगर आप उसको समझना चाहो तो। बस हमें वो प्रॉपरली माइंड को कंसंट्रेट करके रखना है, अपना माइंड डिस्टर्ब ना हो ये ध्यान रखना है, तो चीजें अपने आप पता चल जाए। तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पाया, तो अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर गया। तो यहां पर वो जो ग्रुप होगा बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाएगा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सा, यानी टॉल्विन या हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर, पहला कि दूसरा, अगर मैं बात करूं बेटा कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ा रहा है? फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? या मैं ये पूछूं क्वेश्चन बेटा कि कौन सा ग्रुप ऐसा, मतलब कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह बिहेव करेगा? फर्स्ट की सेकंड? बोलो। देखो उसमें भी अब क्या है, आधे बटना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके सामने सब कुछ लिखा है यार। आई रिपीट कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह बिहेव करेगा? फर्स्ट की सेकंड? वो बताएगा भाई। हाँ हाँ तेरे को बोलो। बोल भाई, कौन सा कंपाउंड जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर शो करेगा?
बोल, कल समझाया था, कल समझाया था। इससे पहले क्लास जब हाँ ट्यूसडे को, मतलब ट्यूसडे को जो बात हुई थी तब मैंने आपको समझाया था कि भाई कौन सा जो कंडीशन है जहां पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की हमने बात करी थी स्पेशली। ये केवल बस क्लास में बैठने से मतलब है अपने। तुझे लग रहा है बेटा कि हम ऐसे जेई कर पाएंगे? बोल हाँ कि ना। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? हाँ बता, हाँ कि ना तो पूछते रहा हूं मैं, बस इतना ही पूछ रहा हूं, कर पाएगा ऐसे कि नहीं कर पाएगा? तो तुझे खुद भी भरोसा है ना, तू ऐसे तो कर नहीं पाएगा, है कि नहीं? ये तुझे खुद भी अंदर से फील हो रहा है ना कि भाई मैं ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर अपन जेई में बैठ के कर क्या रहे हैं? मतलब कि केवल बस हाँ हमें ये दिखाना है कि हम जेई कर रहे हैं। वो टैग इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम जेई कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम जो जेई में कर रहे हैं वो कितना हमें अच्छे से कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला बेटा, इसके बाद अपने को केवल बचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि भाई अपन यहां से बच के निकले। और बाद में प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई अगर मैं यहां पर केवल ये बोलूं कि बेटा पढ़ लो, तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट है, तो चीजें कहां से परफेक्ट होंगी यार भाई? तो थोड़ा सा ध्यान दो ना यार कि भाई अगर आपको बोल रहा हूं तो बेटा अच्छे से हो जाए। इससे पहले क्लास में मैं आपको बता के जा चुका हूं कि टॉल्विन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाए बेटा। भाई देखो, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आपके फ्यूचर की बात करता हूं, जब भी कहता हूं तो प्लीज इतना सीरियसली हम कहते हैं, तो उसमें अगर आप 20% भी सीरियसली काम करो तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस मिल जाए। लेकिन बस आना है, हमें कहानियां सुननी है, जाना है घर, तो बेटा वो तो कहानी में बहुत सारी सिचुएशन है बेटा, फिर आप आराम से समझ सकते हो कि आपकी लाइफ की कहानी कहां जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि बेटा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आप हो आपके लाइफ के लिए, समझना, उसके बाद कोई और है। और आप सीरियस नहीं हो तो फिर डिसाइड कर लो बेटा कि हमें कहां जाना है। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को हंसी आती है, वो अपनी जिंदगी को देख के हंस रहे हैं क्योंकि भाई हम इसी में खुश हैं, लेकिन बाद में पता चलता है और फिर बाद में ये रियलाइज होता है कि भाई हाँ जब रहोगे ना बेटा यहां पर, उन्होंने कहा भाई भावनगर में जीईसी में रह लो, चलो ये एडमिशन मिल जाएगी, यही काफी अपने लिए। तो और बाद में वहां पता चलता है क्या किया था, जेई किया था। अरे जेई क्या, उसके बाद यहां आ रहा है तू? और वो दूसरा कहता है मैं तो कुछ के थ्रू आ गया। क्या डिफरेंस रहेगा? जब टैग बना के चलो, टैग की इंपॉर्टेंस भी समझ में आनी चाहिए। ऐसे कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई अपने को अच्छे जगह पर जाना है तो ये चीजें सीखे। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं बेटा कि भाई ये बोल चुका हूं, फिर मैं फिर से कह रहा हूं, मैं पूछूंगा तो प्लीज मेक श्योर सबको आए यार। भाई देखो ये छोटे बच्चे नहीं हो कि बार बार यही चीज कहना पड़े, ठीक है ना? तो ये ऑलरेडी समझाया हुआ है कि भाई टॉल्विन में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। यस और नो? और इस कंडीशन में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेटा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ा सकता है। तो मैंने आपको बोला कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर दिखाएगा, तो आप कहोगे भाई सेकंड वाला। सही है? यस और नो? तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा बहुत अच्छे से, इसलिए मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक केस की ये क्वेश्चन बनता है, मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूं। और अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, छोटा सा एक और क्वेश्चन बनाओ, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बेटा। CF3 CCl3 CBr3 एंड CI3। नंबरिंग दे देता हूं बेटा, 1 2 3 एंड 4।
कॉन्सेप्ट जो बताए बेटा उसी से सब कुछ चलेगा। अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं बेटा कि इनको उनके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर में अरेंज करिए, किसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा होगी। मतलब अगर आपको अरेंज करना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के फॉर्म में अरेंज करना है। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के फॉर्म में अरेंज करना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है जिसकी पावर ज्यादा है बेटा, वो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सबसे ज्यादा दिखाएगा, तो वो इजीली रिंग से इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींच पाएगा। तो यहां सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्या बता सकते हैं आप लोग मुझे, किसकी होगी? सेकंड। उसके बाद ये कैसे डिसाइड किया आपने, क्या मैं जान सकता हूं आप लोगों से? जी बताइए, कैसे डिसाइड किया? भाई सेकंड तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, तो ये तो सबसे पहले आएगा। उसके आपने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में कैसे कंपैरिजन किया बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या -I के ऑर्डर से? सीधे सीधे बोलूं तो यस और नो? समझे कि नहीं समझे? तो ये सब चीजें बेटा देखो, क्वेश्चन कुछ अलग दुनिया से नहीं आने वाला, बस आपको चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए। और देखो ध्यान दो, मैं सबसे फिर से ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, बस चीजों को सिंक्रोनाइज करके सिस्टमेटिक तरीके से हमें लेके चलना है, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको स्मूथली आना स्टार्ट हो जाएंगी। बस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जो प्रैक्टिस करेगा बेटा वही परफेक्ट बनेगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब बेटा इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन में मैं मूव करना चाहता हूं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा इसका जो लास्ट पार्ट, अगर मैं एप्लीकेशन पाऊं तो डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, क्या कंडीशन है, ये सब आपने पढ़ा है, क्लियर है ना सबको? या डाउट है बता दो पहले, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि हमें तो डाइपोल मूवमेंट समझ में नहीं आया। सबको क्लियर है या डाउट है? नहीं, चालू है। हाँ, सबको क्लियर है या डाउट है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्लियर है? ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, क्या कंडीशन है, ये सबको अगर क्लियर है तो बेटा मैं यहां पर डाइपोल मूवमेंट के सीधा एप्लीकेशन में मूव कर रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? तो डाइपोल मूवमेंट का एप्लीकेशन ये कहता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर हमें डाइपोल मूवमेंट के बारे में बहुत अलग अलग तरीके से चीजों को सीखना है। तो डाइपोल मूवमेंट का बेसिक लॉजिक यही है कि बेटा हम देखते हैं कि उसके म्यू इक्वल्स टू E इंटू एल के बेसिस पर हम चीजों को डिस्कस करते हुए चलते हैं, और जहां पर म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब हमारे पास वहां पर डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, तो उस बेसिस पे सीधा सीधा बेटा आपको कंडीशन पे लेके चलूं तो कंडीशन ये कहता है कि बेटा अगर किसी भी कंपाउंड में डाइपोल मूवमेंट देख रहे हो तो उसके पीछे उसका रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए सब केसेस मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपको याद हो तो, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा कैसे होगी, क्यों होगी, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो वहां से आप सीधे सीधे डिसाइड करके निकाल सकते हो, उसका डायरेक्शन पता कर सकते हो। मैं उसी एप्लीकेशन के बेसिस पे बेटा यहां पर मूव करना चाहता हूं। आप ध्यान दीजिएगा, मैं मेंशन कर रहा हूं कि अगर हमारे पास इफ एन एटम is present in a benzene ring, ठीक है। एन एटम और करके ये भी लिख देता हूं बेटा लीनियर ग्रुप, या तो एटम हो या लीनियर ग्रुप प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग में, देन द म्यू इट विल बी 0। उस केसेस में उसका म्यू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब कैसे होगा ध्यान दो, वो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब जैसे एक जस्ट बताऊं कि केस हो, ऐसा नहीं कि बेटा सबके लिए ऐसा केस हो, कोई एक सपोज करो बेटा यहां पर वाई ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर भी वाई प्रेजेंट है, इस केसेस के लिए ये पॉइंट बनाया ताकि एक दूसरे के अपोजिट हो। तो अभी
हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? अब ध्यान दो, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो सपोज करिए बेटा मैं यहां पर Cl लगा लेता हूं, यहां पर Cl लगा लेता हूं तो 0 आ जाएगा। यहां पर अगर बेटा मैं यहां पर बात करूं इसी तरीके से फ्लोरीन लगा लूं, फ्लोरीन लगा लूं तो भी 0 आ जाएगा। ये सब 0 वाले केसेस। ऐसे अगर मैंने लीनियर ग्रुप की बात करी थी तो उसको भी देख लो आप। लीनियर ग्रुप के बेसिस पर अगर मैं बात करूं बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लीनियर ग्रुप आ गया आपके बेटा यहां पर, ठीक है। या अगर मैं बात करूं बेटा इस केसेस में ऐसा कुछ C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहां पर बात करूं C ट्रिपल बॉन्ड CH तो यहां पर भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस बेटा जहां पर आपको कंप्लीटली वो 0 मिल रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? कनेक्ट हुआ बेटा? मेरी बात कनेक्ट हुई सबको अच्छे से? तो मतलब 0 होने के पीछे रीजन क्या है, आपको समझ पा रहे हो? कि या तो सिंपल एटम हो तो ऑब्वियस है इसका डाइपोल मोमेंट नीचे, इसका ऊपर को, तो क्या ऑब्वियस है 0 आने वाला है। यहां पर भी ऐसा ही, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा क्योंकि वो लीनियर ग्रुप बन रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए ना? ठीक है। अब तो इसी में एक दो स्पेशल कंडीशन है जो मैं आपको बता दूं, ये नोट डाउन कर लिया? आपको कल एक सीट मिल गई थी रेजोनेंस की? तो बेटा मिली थी ना? हाँ, इसमें बेटा सैटरडे को अपना सीट का डिस्कशन करेंगे। रेजोनेंस वाली सीट वो कंप्लीट सैटरडे को, मैं आपको बोल दे रहा हूं, सैटरडे को रेजोनेंस वाली सीट डिस्कशन करेंगे। और आपको एक सीट और पहले दिया IUPAC वाले, उसमें एक्सरसाइज 1 डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज 1 IUPAC का और साथ में रेजोनेंस वाली डीपी। तो मैं आपको बता देता हूं कि बेटा हम इस सीक्वेंस में ये दोनों सीट कंप्लीट कर लेंगे, रेजोनेंस वाली कंप्लीट होगी, फिर नेक्स्ट सीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी पहले जो है बेटा आपका वो IUPAC की वो सीट भी कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज 1, जिसका बाकी होगा, पहले तो बहुत टाइम से दी हुई है बेटा, प्लीज वो ध्यान रखना कि वो कंप्लीट हो। जो क्वेश्चन नहीं है बेटा, कुछ ऐसे उसमें मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं जिनका कॉमन नेम से रिलेशन बहुत सारा है, जिनमें बहुत सारी चीजें नई इंट्रोड्यूस की हैं, ताकि आपको क्वेश्चन के बेसिस पे पता चल पाए, ठीक है। जो कॉमन है मतलब उनको आपको आगे चल के भी याद ही रखना है, तो वो कॉमन चीजें वो इसलिए इंट्रोड्यूस करके ताकि आपको धीरे धीरे वो याद होते हुए चले क्वेश्चन के बिहाफ में। और साथ में बेटा रेजोनेंस की जो सेकंड सीट दी है इसको भी कंप्लीट करें, सबके कंप्लीट हो जानी चाहिए, ध्यान रखना। अंडरस्टूड एवरीवन? ऐसा नहीं कि बेटा वो सुबह सुबह आकर यहां पर ड्यूटी बस खत्म करनी, उससे मतलब हो। आपको टाइमिंग मिल रहा है, आराम से आप कर सकते हो, इनफ टाइमिंग है, ठीक है ना। रेजोनेंस की सीट कल मिल चुकी है तो आपके पास कम से कम 2 दिन पूरे, अगर कल का दिन इंक्लूड करो तो 3 दिन है। और वो एक्सरसाइज पहले तो आपने कंप्लीट कर ली होगी, तो ऑब्वियस है वो दोनों एक्सरसाइज को अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अब ध्यान दो बेटा, एक केसेस में जो मैं कहना चाह रहा था आपको कि वो बहुत स्पेसिफिक है। ध्यान दीजिए कि एक ऐसा केस जहां पर हमारे पास रेजोनेंस इस केसेस में भी 0 होता है, COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव। देखो इस केसेस में भी रेजोनेंस 0 मतलब म्यू 0 होता है, इस केसेस में भी म्यू 0 होता है। अब देखो देखने से नहीं लग रहा कि म्यू 0 होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, मैं बार बार कह रहा हूं कि समझने की कोशिश करना। क्यों 0 होता है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर। देखिए एक्चुअली अगर आप देख पा रहे हो बेटा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको पता है कि भाई ये यहां पर इक्विवेलेंट RS दिखाता है। अब ये सबको क्लियर होना चाहिए भाई, इसमें मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। -1/2 -1/2, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही?
सेम यहां पर भी -1/2, यहां पर भी -1/2, सही है। अब जब इक्विवेलेंट आरएस बनता है बेटा, तो ऑब्वियस है कि उस केसेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो गया। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना यहां है उतना यहां भी है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यहां रिजल्टेंट नीचे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट ही करेगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा, म्यू यहां पर 0 हो जाएगा। तो इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस कि जहां पर म्यू 0 होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? बट इन केस ऑफ बेटा हमारे पास अगर मैं बात करूं, ऐसे कंडीशन में आप म्यू 0 नहीं कहोगे, ध्यान रखना, क्योंकि यहां इक्विवेलेंट आरएस नहीं बनता है, यहां म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? और एक ऐसा ही केस बेटा यहां पर कि अगर मैं यहां पर बात करूं OH ग्रुप लगाऊं फिनॉल, तो इस केसेस में भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है? ध्यान दो, इसके दो केसेस बनते हैं, इसके दो केसेस बनते हैं बेटा। एक केसेस हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा और एक केसेस हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा। भाई दोनों स्ट्रक्चर एलिजिबल है ना यार, इसमें कोई तो डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब जब ये दो केस बने, यहां म्यू 0 और यहां म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट अगर मैं देखूं दोनों का, तो ऑब्वियस है कि बेटा रिजल्टेंट म्यू ऑफ आर इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 0 ना, क्योंकि 0 और नॉन 0 के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो आंसर तो नॉन 0 ही आएगा ना। बोलो भाई, मैं ये कह सकता हूं कि रिजल्टेंट जो आएगा वो नॉन 0 ही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो इसलिए बेटा हम ये कहते हैं यहां पर वो म्यू नॉन 0 होता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये था बेटा डाइपोल और डाइपोल मोमेंट का थोड़ा एप्लीकेशन, जिसके बेसिस पर हम यहां पर चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, और इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं। कनेक्ट हुआ मेरी बात सबको? ठीक। अब बेटा इसके बाद हम थोड़ा सा जो यहां पर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का, जिसे हम इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है टाइप में। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वहां पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये हमने देखा है, उसका डिटेल डिस्कशन यहां पर कर लेते हैं और उसके टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि भाई हमारे पास इफेक्ट हमारे कंप्लीटली क्लोज हो जाए। फिर उसके बाद कल मैं आपको कंप्लीटली क्वेश्चन करवाऊंगा इंटरमीडिएट के बेसिस पे, ताकि रिएक्शन इंटरमीडिएट से आपको डील करना अच्छे से, और उसके बाद बेटा फिर हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रहेगा, वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलूं तो बेटा आगे हम एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, वो भी एक टाइप से अगर आप ध्यान दो, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ इफेक्ट। जितने भी इफेक्ट उन सबका हमारा एप्लीकेशन ही वहां पर चलेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए तो ध्यान दीजिए बेटा, ये कंप्लीट हुआ तो हम आगे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेटा एक ऐसा इफेक्ट है जो टेम्परेरी इफेक्ट है, इट इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। अगर आपको याद हो तो हमने टेम्परेरी इफेक्ट में इसका पार्ट लिखा था, दो टाइप के इफेक्ट बताए थे, परमानेंट एंड हम टेम्परेरी। परमानेंट में हमने तीन इफेक्ट की बात करी थी, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, तो तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। इधर हम आ जाते हैं बेटा, जो टेम्परेरी इफेक्ट है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आता है, सो इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। अब बेटा ये इनिशिएट कैसे होता है, इसके लिए मैं यहां पर पहली कंडीशन लिख रहा हूं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने वहां लिखा भी था, मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट टू गिव अ प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है, भाई मुझे यहां पर इंटरमीडिएट से कोई मतलब नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट पे बात कर रहा हूं, क्योंकि उस इंटरमीडिएट को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। बेटा मेरी बात भी सुन ले यार, उसी से गप्पे मारेगा तो काम कैसे चलेगा यार। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, तो उससे जो भी पूछता है ना वो अपने दिल पर रख ले, बाद में पूछ लेना, वो तेरे साथ ही रहता है पूरे दिन भर, ठीक है ना। अभी मेरी बात सुन ले तो अच्छा रहेगा। अगर तुझे यहां से दिक्कत है तो यहां से पूछना। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं,
अगर रिएजेंट डालने के बाद उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आता है, आई रिपीट, देखो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट, हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, तो परमानेंट एंड टेम्परेरी, तो टेम्परेरी के अंदर लिखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो सिंपली रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई रिएजेंट डाला तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दिखा। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, हाँ कि ना? क्लियर है मेरी बातें सबको? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का इनिशिएट होना आफ्टर द एडिशन ऑफ अ रिएजेंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? मतलब कोई भी रिएजेंट ऐड करने के बाद ही बेटा वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होते हुए दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होते हुए दिख रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अगर आपने रिएजेंट हटा दिया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज नॉर्मल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दिखने वाला है। लेकिन जैसे ही आपने रिएजेंट ऐड किया तो बेटा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। अब रिएजेंट जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल तो मैंने आपको समझा रखा है, कम से कम इलेक्ट्रोफाइल तो अपने को क्लियर हो जाए, बताया ना इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही मैंने वहां पर रिएजेंट एज अ रिएजेंट ऐड किया तो बेटा वहां वो उस मॉलिक्यूल में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होते हुए दिखा, सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरी बात को? कनेक्ट हुई मेरी बात सबको? पक्का? ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, इस बेसिस पे जो बात आई बेटा फिर वो इस तरीके से चलेगी कि हमारे पास इसी से एक कॉन्सेप्ट जो मूव करता है बेटा। अब मैं उस पे पर्टिकुलर एग्जांपल पे आना चाहता हूं। पहले तो ये बता, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है ये पता चला, रिएजेंट के बेसिस पे। अगर मैं रिएजेंट ऐड करूंगा तो ही इलेक्ट्रॉन अगर अपने जो पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहे हैं बेटा, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर? अरे समझे मेरी बात को? आई रिपीट कि देखो नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन का, मैरिक मतलब शिफ्टिंग होना, ठीक है? उस इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होना आफ्टर द एडिशन ऑफ अ रिएजेंट। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होना वो डिपेंड करता है आपके रिएजेंट के ऐड करने के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। क्या मेरी बात कनेक्ट हो रही है सबको? यस और नो? तो उस बेसिस पे बेटा हमारे पास अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में जो अब मैं प्रॉपर एग्जांपल की बेसिस पे चलना चाहता हूं और उसी बेसिस पे इसके टाइप्स में आ जाता हूं, तो मैं पहले टाइप्स में लिख देता हूं। टाइप्स में हमारे पास पहला आता है, फर्स्ट जो हमारे पास है बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, प्लस ई उसको लिखा जाता है। तो होता क्या है बेटा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, ये कोई एक एल्कीन है। अच्छा, ये किसमें होगा? ये थोड़ा सा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होंगे ये थोड़ा सा समझ लो। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं आपके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, या कार्बन डबल बॉन्ड हमारे पास जनरली ऑक्सीजन, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इस टाइप के कंपाउंड में हमें मिलेगा। अब आप समझना चाह रहे हो बेटा कि ऐसे कंपाउंड जहां पाई बॉन्ड है, इसका मतलब वहां एडिशन की बात कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि इस टाइप के कंपाउंड में मिल रहा है तो वहां पाई बॉन्ड दिख रहा है मुझे, तो पाई बॉन्ड का होना मस्ट है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं बात नहीं कर पाऊंगा, स्पेशली इस टाइप के कंपाउंड में हमें मिलेगा। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस टाइप के होने चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? अब ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस टाइप के कंपाउंड में मिलेगा जहां पाई बॉन्ड होगा। गॉट इट एवरीवन? अब ध्यान दो बेटा, प्लस ई की बात करी मैंने, तो यहां पर मैंने क्या लिया बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या लिया? अब ई पॉजिटिव लिख रहा हूं तो इसका मतलब तो समझो इलेक्ट्रोफाइल। यस और नो? समझे कि नहीं समझे? अब बताइए बेटा कि ये इलेक्ट्रोफाइल अगर ये यहां से जाके इस पर अटैक कर रहा है या यहां से जाके इस पर अटैक कर रहा है, अगर मैं इसको नंबर 1 पाथ मान लूं, इसको नंबर 2 पाथ मान लूं,
तो ये जहां अटैक करेगा, जिस कार्बन पे भी अटैक करेगा, उस कार्बन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? बोलो। ये इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर अटैक कर रहा है, उस कार्बन पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, हाँ कि ना? फिर से बैटरी काहे को डाउन हो रही बेटा? अरे मैं बोल रहा हूं, फिर से बैटरी काहे को डाउन हो रही? आवाज सबकी नहीं आ रही। मैंने आपको बोला कि सबको इन्वॉल्व होना है, तो भाई 2-4 लोग बोल रहे हैं, उससे काम नहीं बनने वाला, ये ध्यान दो। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक कर रहा है, ये साइन इंडिकेशन आपको दिख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जहां भी अटैक करेगा, उस पर्टिकुलर कार्बन पर चार्ज क्या आना चाहिए? कौन सा चार्ज होना? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या सबको समझ में आ रही है? बेटा वो नंबर 1 पाथ के बेसिस पे इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आने के लिए डबल बॉन्ड कहां टूटना चाहिए? उसी कार्बन की डायरेक्शन में। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो इसका मतलब यहां बॉन्ड इस केसेस में इधर टूटना चाहिए, नंबर 1 पाथ हो गया। डन? अगर ये इलेक्ट्रोफाइल नंबर 2 पाथ से इस कार्बन पर अटैक है, तो बेटा ये बॉन्ड भी इधर टूटना चाहिए, तो ये नंबर 2 पाथ की बात हो जाएगी। यस और नो? अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, इससे क्या बना उसमें मुझे नहीं जाना है, वो जो बनेगा ठीक है बेटा, वो आप तो सीधे सीधे बॉन्ड अटैच करोगे, आपको दिखेगा। लेकिन मुझे बताइए बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके अटैक करेगा, ये डिसाइड करने वाला कौन था? इलेक्ट्रोफाइल। बोलो हाँ कि ना? भाई सीधी सीधी बात है, डबल बॉन्ड दिखा उसने, कौन से कार्बन पर अटैक करना है ये कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये डबल बॉन्ड डिसाइड करने वाला नहीं है। हां, जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जिस पर्टिकुलर कार्बन में, बॉन्ड उस साइड को टूटेगा। यस और नो? बात समझ में आई? तो अगर ये बात समझ में आई बेटा, तो मुझे बताइए, ये यहां पर जो कंडीशन हो रही है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी किसकी वजह से आई? पहले तो ये सोचो, बोलो। इलेक्ट्रोफाइल की वजह से आई। किसकी वजह से आई? क्यों आई? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के आने से ही इस बॉन्ड का टूटना पॉसिबल हो पाया। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां होना है, ये जो कंप्लीटली कंडीशन हुई, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर ये नहीं होता कि यह बॉन्ड टूटता। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो मुझे बताइए बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को हटा दूं, क्या ये इफेक्ट दिखेगा? अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल रखूंगा तो ये इफेक्ट दिखेगा? तो हो गया परमानेंट, सॉरी हो गया टेम्परेरी। हो गया कि नहीं हो गया टेम्परेरी? इलेक्ट्रोफाइल हटाओ, इफेक्ट नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रोफाइल रखो तो इफेक्ट दिखेगा। तो टेम्परेरी हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? तो इट डिपेंड ऑन दी इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल आपका है तो ये इफेक्ट दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो रिएजेंट की इंपॉर्टेंस यहां समझ में आनी चाहिए। अब रही बात बेटा, ये बॉन्ड का टूटना, देखो पोलैरिटी तो इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पर आ गई, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन बॉन्ड कहां टूटेगा ये कंप्लीट डिसाइड किसने किया? किसने किया? इलेक्ट्रोफाइल ने। किस डायरेक्शन तो टूटेगा ये भी इलेक्ट्रोफाइल ने डिसाइड किया बेटा। यस और नो? मतलब देखो एक चीज समझना, इलेक्ट्रॉन में मतलब बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट तो इलेक्ट्रोफाइल की वजह से ही आया, ये बात कोई डाउट नहीं है, लेकिन बॉन्ड कहां टूटेगा ये भी डिसाइड किसने किया? इलेक्ट्रोफाइल ने। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? और इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और इसी वजह से बेटा इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है, बिकॉज द कंप्लीट डिसाइडिंग पार्ट इज इलेक्ट्रोफाइल। बॉन्ड में पोलैरिटी का लाना दैट इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोफाइल, एंड बॉन्ड कहां टूट रहा है इट इज ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रो। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली, तो उसी को हम उसी बेसिस पे बोल दे रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? मतलब डिसाइड करने वाला भी उस टाइप को इलेक्ट्रोफाइल है बेटा यहां पर। बात समझ में आई? अरे समझे? तो पॉजिटिव क्यों बोला जा रहा है? क्या कहोगे? पॉजिटिव क्यों बोला जा रहा है? देखो पॉजिटिव बोलने के पीछे एक ही रीजन है कि अगर मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपसे पूछूं तो आप ये कहोगे
जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके बेसिस पे उसको नाम दे दिया जाएगा। तो यहां रिस्पॉन्सिबल कौन था? देखो, बॉन्ड में पोलैरिटी तो इलेक्ट्रोफाइल ही क्रिएट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी यहां रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रोफाइल ही है। और इलेक्ट्रोफाइल को जनरली हम ई पॉजिटिव से डिटरमाइन करते हैं, और इसलिए हमने उसको प्लस इलेक्ट्रोमैरिक या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट बोल दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? पक्का? गुड। अब हम सेकंड पार्ट में मूव करते हैं बेटा। मैं बात कर रहा हूं माइनस ई की। अब माइनस ई में मूव करो बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो यहां पर बेटा मैंने क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया। अब ध्यान दो बेटा, इस केस को समझने की कोशिश करो। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब तक ये नहीं था तब तक इसमें कोई चेंजेस, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जैसे ही मैंने ये ऐड किया बेटा, तो ऑब्वियस है कि बेटा यहां पर चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, और वो चेंजेस क्या आना स्टार्ट हुए? इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट चालू हो गया। तो जैसे ये ऐड किया तो इसमें जो सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा नेगेटिव चार्ज था उसका मैग्नीट्यूड बढ़ना स्टार्ट हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? पार्शियल पोलैरिटी तो पहले भी थी, लेकिन वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते थे कि वो कंपाउंड स्टेबल रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही बेटा मैंने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया तो ये पार्शियल पोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई। वो पोलैरिटी में बहुत ज्यादा आपके चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। तो वो किस पे डिपेंड किया? इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक अब अगर पोलैरिटी बढ़ी, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पोलैरिटी बढ़ी, तो बेटा पोलैरिटी का इंक्रीज होना इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है तो पोलैरिटी ज्यादा होगी। अरे समझे मेरी बात को? तो अब मैं कहना चाह रहा हूं बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट तो क्रिएट हो गया इलेक्ट्रोफाइल के ऐड करते ही। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? तो इसका मतलब ये तो हो गया कि बेटा यहां पर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव चार्ज जो था उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा, और बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं बहुत अच्छे से सुनिएगा। सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव पहले भी था, लेकिन पहले बहुत कम था, जिसकी वजह से स्टेबल था, बॉन्ड टूटना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, जिसकी वजह से वो सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब बढ़ा तो बॉन्ड टूटना तो चाह रहा है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। सही है कि नहीं है? तो मुझे एक चीज बताइए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ बेटा, ये बॉन्ड कहां टूटेगा? ऑक्सीजन के डायरेक्शन में टूटेगा पाई बॉन्ड, या कार्बन के डायरेक्शन में? बोलो जल्दी भाई। जहां नेगेटिव चार्ज आएगा उसी डायरेक्शन में टूटेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बॉन्ड कहां टूटेगा? ऑक्सीजन के डायरेक्शन में। मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता तब भी फिक्स था कि नहीं था? अगर बॉन्ड टूटता, मैं इलेक्ट्रोफाइल नहीं रखता हूं, अगर बॉन्ड टूटता बिना इलेक्ट्रोफाइल के, तो आप क्या कहते हैं, कौन से डायरेक्शन में टूटता? ऑक्सीजन के डायरेक्शन में तोड़ते ना? बोलो हाँ के ना? अगर ऑक्सीजन के डायरेक्शन में तोड़ते तो इसका मतलब बॉन्ड तो पहले से फिक्स है कि कहां को टूटना है। टूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि उसी ने उस डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा दिया। समझे कि नहीं समझे? लेकिन बॉन्ड कहां टूटेगा ये पहले से ही फिक्स था। कहां टूटेगा? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं क्यों टूटेगा बेटा ऑक्सीजन के डायरेक्शन में? तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस डायरेक्शन में टूटना लाजमी है। सही है कि नहीं है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन में अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑक्सीजन पे वो नेगेटिव चार्ज आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए बॉन्ड का टूटना किस डायरेक्शन के लिए इजी होगा? ऑक्सीजन के डायरेक्शन में। तो ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ? किसकी वजह से क्रिएट हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बॉन्ड का ब्रेकिंग होना इस डायरेक्शन में, और इस इलेक्ट्रोफाइल का तब जाके अटैक करना उस पर्टिकुलर जहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कंप्लीटली किससे डिसाइड किया बेटा आपने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बेटा हम इसको माइनस आई बोल देते हैं, माइनस ई बोल देते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो रिस्पॉन्सिबल जो था वो तो इलेक्ट्रोफाइल था, लेकिन बॉन्ड किस डायरेक्शन में टूटेगा, यहां अब इलेक्ट्रोफाइल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था।
यहां बॉन्ड जो टूटेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसी बेसिस पे बेटा हमने उसको -E नाम दे दिया, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? तो ना बेटा इसी रीजन की वजह से बेटा अगर आप कभी भी आगे जाके लिए मैं आपको रिएक्शन की बात कर दे रहा हूं, तो ध्यान दो, जब मैंने यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट ही किया था आपको इस पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे, अगर मैं यहीं से देखूं तो ये जो पूरा पार्ट लिखा है बेटा, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो रिएक्शन बन गई ना मेरी, यस और नो? रिएक्शन बनी, इसका मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपके रिएक्शन में ही डायरेक्टली दिखेगा, क्योंकि वहां रिएजेंट के बेसिस पे ही वो ऑपरेट होने वाला है। इसका मतलब मुझे प्रॉपर रिएक्शन जब लूंगा तब मुझे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखेगा, कि जितने परमानेंट इफेक्ट हमने पढ़े हैं बेटा उनमें कहीं रिएक्शन की बात हमने नहीं कर रखी है, यस और नो? तो ये ध्यान देना बेटा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए जो कंडीशन है वो रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। और दूसरी बात, जब भी आप एडिशन रिएक्शन की बात करोगे बेटा तो ऐसे केसेस में आपको प्रॉपरली वहां पर ऑपरेट होते हुए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखेगा। क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हुई? मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आप इन चीजों को प्रॉपर एक पाथ में लेके चल रहे हो कि भाई यहां किस तरीके से हो रहा है बेटा, तो वो सब चीजें आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएंगी बेटा। और मैं आपको फिर से बोल दूं, इसमें मेरे हिसाब से यहां तक मैं फिर से पूछना चाह रहा हूं बेटा, सबको समझ में आया कि नहीं आया? एवरीवन? अरे यस तो सब बोल दो यार, नो तो सब बोल दो यार। उसमें भी क्या होता है, हम मेजॉरिटी में नहीं जाएंगे, जिसका मन करेगा वो बोलेगा, जिसका मन नहीं करेगा वो नहीं बोलेगा। नहीं समझ में आया तो वो बोलो ना बेटा, जिसको समझ में नहीं आया तो। आया ना सबको समझ में? अब बेटा अगर समझ में आया तो बेटा मैं ये कहना, ये ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसका कोई कंडीशन नहीं है, बस इतना समझ जाओ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खत्म। बात समझ में? अगर इतना समझ जाओ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खत्म, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। और आप देख लेना बेटा वो सीट में एक बार पूरा अच्छे से रीड करके, अगर कहीं पर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, तो डिस्कस अपन कर लेंगे। लेकिन सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि इसके मैं फिर से आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी एप्लीकेशन है, अब कल से मैं प्रॉपर देखो, अभी तक तो कॉन्सेप्ट पढ़ाना वो बताना वो था, अब कल से मैं प्रॉपरली एप्लीकेशन में मूव करने वाला हूं। मतलब कल से जितने भी, कल मैं क्वेश्चन थोड़ा करवाऊंगा आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है? कार्बोकैटायन हो, कार्बोएनायन हो, फ्री रेडिकल हो, मोस्ट ऑफ द देखो जितने कवर अप हो जाए उतने हम कंप्लीट करेंगे। एंड फिर उसके बाद बेटा सैटरडे को अपने सीट डिस्कशन करना है, उसमें रेजोनेंस का मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ही आप देखोगे। फिर आगे बेटा जैसे ही मैं आगे आ जाऊंगा तो फिर वहां पर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, तो वो सब अब कंप्लीट जितने इफेक्ट हमने पढ़े इन सबका एप्लीकेशन का पार्ट है। अब देखो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे इनिशिएशन आपको हर जगह पर हर एक नए नए क्वेश्चन में मिलते रहेंगे। जैसे एक रेजोनेंस का आगे जाके हम एक और कॉन्सेप्ट वहां पर डिस्कस करेंगे जो रेजोनेंस को इनहिबिट करेगा, तो वो भी हम वहां पर पढ़ेंगे। But the basic and very very important point is कि आप पहले इसके मेन चीज को कंप्लीट कर लो, जो आपको अभी तक कॉन्सेप्ट समझाए वो बहुत अच्छे से परफेक्ट हो, और इनके एप्लीकेशन में आप धीरे धीरे मूव करेंगे। अब मैं आपको बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा, और ये रेजोनेंस की सीट पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसी तरीके। इससे मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बार बार रिवाइज करिए। अब यह ध्यान रखना, आज घर पे जाके आपका काम यह है कि तीनों इफेक्ट को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, साथ में ऑर्डर भी अच्छे से याद कर लेना, पूरा का पूरा रिवाइज करोगे, ठीक है? और वो क्वेश्चन उसके बाद लगाओ।